ओके गाइस, तो आज मिलते हैं एक उस सेशन के साथ, उस वीडियो के साथ जिसमें वो 10 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें आपको हर बार दिक्कत आती है किसमें, डिफेंस के एग्जाम जैसे कि नेवी हुआ, एयरफोर्स और एनडीए हुआ। ओके, तो उन 10 क्वेश्चन बाद में डिस्कस करने वाला हूं और उनको विद कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आज आपके सामने। तो ब्रीफली देखते हैं उनको, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज। ओके, तो देखना है कि रेजिस्टिविटी का और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या होता है आपका। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि पहला ऑप्शन है कि डिपेंड्स ऑन प्रेशर अप्लाइड, कि पहला ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन प्रेशर अप्लाइड, डिपेंड्स ऑन प्रेशर अप्लाइड। सेकंड क्वेश्चन है आंसर नहीं, ऑप्शन है आपका डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थ्रो कंडक्टर है, थ्रो कंडक्टर। ओके, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर, इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर। ओके, और डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर, मतलब कि वेरी करता रहता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में। ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दे, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, और ये हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। पता होगा आपको कि R इज टू, आपने पढ़ा है, रो L बाई ए होता है। ये बेसिकली रेजिस्टिविटी का कहने का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी होती है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला गया रेजिस्टेंस को यहाँ पे, रेजिस्टिविटी को, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफिक लेनी पड़ती है। जैसे कि हमने बोल दिया कि R इज टू रो L बाई ए होता है। रो यहाँ पे क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी होती है। अगर मैं यहाँ पे L डिफाइन करूं, यानी L क्या होता है यहाँ पे, आपके लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे L को ले लेता हूँ 1 मीटर और एरिया ले लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1 बाई 1 1, तो जो रेजिस्टेंस आएगा आपका वो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया या रेजिस्टिविटी होगी। तो स्पेसिफिक कंडीशन ही थी यहाँ पे कि 1 मीटर लेंथ लो और 1 मीटर एरिया लो, और जो रेजिस्टेंस आएगा आपके सामने वो क्या होगी, आपकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टिविटी होती है कि अगर 1 मीटर लेंथ ले रखा है और 1 रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का इनवर्सली होता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो सभी को पता होगा, तो इसको ज्यादा डिफाइन ना करते हुए आप सभी को पता लग गया होगा कि रेजिस्टिविटी मैंने ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ले लिया रो क्रॉस प्रोडक्ट, कंडक्टिविटी क्या होती है 1 बाई रो, रो से रो कट गया 1, मतलब कि एक कांस्टेंट नंबर ही आता है, वो तो कांस्टेंट होगा, तो इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर, की रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट हर कंडक्टर के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है ना, क्लियरली है ये सब। रेजिस्टेंस पता लग गया, रेजिस्टिविटी पता लग गया, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सभी को पता होना चाहिए, चीजें तो बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं। ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन देना एग्जामिनर का एक प्रकार से आपको गुमराह करना ही होता है और कुछ नहीं होता। अगर छोटी छोटी चीजें हम छोड़ के चलते हैं ना, वही हमारे लिए उस टाइम पे एग्जाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है और वही हम दिक्कत खा जाते हैं। अब देखने से पता लग जाए कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी 1 बाई वगैरह कर करके सोल्व करके भाई सीधा सीधा आंसर आ गया। बट कई बार दिक्कत ये हो जाती है आपको कि भाई हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ना ही कंडक्टिविटी याद रहती है ना ही रेजिस्टिविटी याद रहती है। भाई क्या होता है, आपने तो सीधा सीधा ऊपर से दे रखा हुआ है रेजिस्टेंस कंडक्टेंस सिर्फ हमने। ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल is moving in a circular path of radius r at a constant speed v
तो आपको 4 ग्राफ दे रखे होंगे और ये पूछेगा कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में, नहीं, एक्सेलेरेशन और रेडियस के बीच में कौन सा ग्राफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट सर्कुलर मोशन। और ग्राफ किस किस के बीच में दे रखा है आपको, एक्सेलेरेशन और रेडियस के बीच में। तो यहाँ पे ऊपर दे दिया आपको, यहाँ पे एक्सेलेरेशन, ये रेडियस, तो ये ग्राफ हो गए। दूसरा ग्राफ है आपके पास ये वाला हो गया आपके पास दूसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, तीसरा ग्राफ आपके पास क्या दिया गया यहाँ पे, ये हो गया। और फोर्थ ग्राफ आपके पास दे देगा यहाँ पे ये वाला। ओके ठीक है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इनको, डार्क तो मार्कर नहीं है। ये ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे, ही ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे रेडियस है, ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे। देखो ध्यान दो, ये ग्राफ कब होता है जब कोई कांस्टेंट होगी, रेडियस और एक्सेलेरेशन आपस में डिपेंड ही ना करते हो, तभी होगा ये तो सीधा सीधा कांस्टेंट ग्राफ। तो ये वाला होगा कि हाँ स्टार्टिंग में कुछ तो उसके पास होगी उसके पास रेडियस होगी या कुछ ना कुछ उसका एक्सेलेरेशन होगा, देन आफ्टर अगर उसको रेडियस को इंक्रीज करो तो एक्सेलेरेशन सीधा सीधा इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ये भी उस तरीके का गड़बड़ हो गया। अच्छा ये तो ऐसा है, सॉरी ये ऐसा ग्राफ था, इंक्रीजिंग पैराबोलिक इंक्रीजिंग। ये होता है जब आपको एक्सेलेरेशन और रेडियस में y इज इक्वल टू 4a वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसी इक्वेशन वगैरह मिलती है। कैसी इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन मिले तभी ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट मिलेगा आपको। मतलब कि कैसा हो सकता है, यहाँ पे a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r ऐसी टाइप में होगा तो ऐसा ग्राफ मिल सकता है आपको। ठीक है, ओके। ये कब मिलेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। देखो सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन होता क्या है, एक्सेलेरेशन होता है सर्कुलर मोशन में v स्क्वायर बाई r, सभी को पता होना चाहिए v स्क्वायर बाई r। तो तभी तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m v स्क्वायर बाई r। यहाँ पे बन गया ना m a, तो ये a हो गया आपका एक्सेलेरेशन। अब देखो a वेलोसिटी आपको क्या बोल देगा, यहाँ पे वेलोसिटी का स्पीड v है, v ले ली मैंने, ठीक है ओके। अब वेलोसिटी का तो यहाँ पे ग्राफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट ही है एक प्रकार से कुछ। अब a और r में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ये होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सर्कुलर मोशन मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर वगैरह सारी चीजें ऐसी आती है। फोर्स में पता होगा सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम ऑफ, मतलब कि इम्पल्स की डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स सेम एज, किसके साथ मैच करेगी डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। देखो ऑप्शन में दे दिया गया आपको प्रेशर, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपके पास दिया गया यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपको वर्क, और डी यहाँ पे दे दिया गया आपको लीनियर मोमेंटम। देखें इंपल्स एक ऐसा बहुत ही बड़ा फोर्स होता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। ध्यान दो, इंपल्स मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम, एंड स्मॉल टाइम को मैं डेल्टा टी से डिनोट कर देता हूं यहाँ पे। अब टाइम थोड़ा सा लगेगा तो ही तो फोर्स बड़ा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, कभी भी आप किसी चीज को धक्का मारते हो, एकदम से जर्क करते हो, फुटबॉल को किक करते हो, या बॉल आपके पास झटके से आती है एकदम से, या अगर आप उसको मोमेंटम ना दो तो एकदम से आपके हाथों में जर्क होता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे तो इंपल्स यूज नहीं होता क्योंकि आपने उसको मोमेंटम दे दिया, ठीक है। चलो ये बातें बाद में। फोर्स और डेल्टा टी, देखो एफ क्या याद होता है यहाँ पे, एफ होता है एम ए और डेल्टा टी। एम अब यहाँ पे ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी,
और ये डेल्टा टी, ये भी टाइम ही है और ये भी टाइम, इसको मैं इससे कट करूं तो m इंटू वी बराबर रिप्रेजेंट हो गया। एम वी किसका होता है, लीनियर मोमेंटम का होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बातें होती है आपके लिए। अगर क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई आपके पास में पेयरिंग में क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन आएगा कि दो दो पेयर दे देगा, कहेगा कि किस किस की डायमेंशन, किस पेयर की डायमेंशन सेम से, आगे क्वेश्चन आएगा उसको में देखेंगे, है ना। तो इम्पल्स होता है कि एक बहुत ही बड़ा फोर्स होता है कि छोटे टाइम के लिए फोर्स, ये बोल सकते हो कि जो टाइम होता है ना वो रिएक्शन टाइम बोलते हैं, कि बहुत 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड इतने के लिए यूज होता है वो टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If speed of light, wave, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। If speed of light, speed of light in air is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो सभी को पता होगा। ठीक है, then the speed of light इन ग्लास में पूछा गया है, और ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, कितना 1.5। तो बताना आपको, ऑप्शन में दे दी गई आपको कि वो आएगी 2 into 10⁸, 4.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ये सारे, 3 into 10⁸ का वही दे दिया था, और 1.8। ठीक है, ओके, ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ में, कि अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट रेशियो बॉयज क्या कहलाता है, म्यू, और म्यू यहाँ पे क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहां से आया, ये ऐसे आया, ऐसे डाला, और अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाला मीडियम डेंसर और ये वाला रेरर। रेरर मतलब कि जिसकी डेंसिटी कम, और जो ग्लास है वो डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि उसमें एक प्रकार से कंसंट्रेटेड, इससे तो ज्यादा कंसंट्रेशन है उसकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो वो अगर रेरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड होगी लाइट रे, पता होना चाहिए। अगर ये ग्लास होता, ये एयर होता, तो ऐसे आती, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आएगी उससे थोड़ा सा टिल्ट होगी टुवार्ड्स नॉर्मल, अगर कंडीशन रेरर टू डेंसर है। तो ये वाला मीडियम यहाँ पे क्या है आपका, डेंसर है, और ये वाला मीडियम आपका यहाँ पे क्या है, रेरर है। ठीक है, ओके। अब देखो ये आपका बस म्यू होता है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने थोड़ा कंसेप्ट बता दिया इसका। ओके, अब इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आपकी सी है, और इसमें आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। अब इंसिडेंस एंगल किसके तरफ बेस काम करेगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी की तरह, कि भाई इसमें तो क्या थी, लाइट ऑफ स्पीड सी थी, जो आपकी 3×10⁸ होती है, और इसमें आप मैं मान लेता हूँ वी है, वो भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा। अबे भाई रेरर से डेंसर अगर लाइट जाएगी तो सीधी सी बात है, रेरर में तो जो हैगी भाई, मान लो एयर है तो सी रहेगी, और उसके अलग ग्लास में गई है तो कुछ मैं मान लेता हूँ वी रहेगी, तो जो रेशियो होगा वह भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। तो सी आपको पता है, म्यू आपको पता है, वी निकाल लेंगे वी, तो सी बाई म्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, 3×10⁸, और ये 1.5 है, तो क्या आ गया आपका 2×10⁸ आंसर हो जाएगा, आपको पता नहीं। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में भी बिल्कुल ही ना डरे ना अटके, बिल्कुल भी 1% ही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए एक्स डायरेक्शन। लिखो, मैं थोड़ा लिख देता हूं। मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड in
एक्स डायरेक्शन बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एंड वाई डायरेक्शन में कैसे जा रहा है वो भी लिख दे रखा। इन वाई डायरेक्शन y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। तो पार्टिकल का मोशन बताना है कि कैसा मोशन होगा। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं इलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा या नन ऑफ दीज होगा, ये बताना आपको। देखो भैया आपके पास x डायरेक्शन में तो मोशन कैसा है, साइन ओमेगा टी। y डायरेक्शन में मोशन कैसा है आपका, ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहां पे मैंने बोल दिया ठीक है, ओके हो गया। ये पहली क्वेश्चन, आपकी सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूं कि x बाई ए किसके इक्वल है, साइन ओमेगा टी के इक्वल है। दूसरी वाली को सोल्व करो तो y अपॉन में ए किसके इक्वल है, कोस ओमेगा टी के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन को, इसको भी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, इसको भी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है ये वाला। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इस साइड भी ऐड कर दो, इस साइड भी ऐड कर दो। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर ही है, हाँ ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1। तो ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू, ये यार ए स्क्वायर कॉमन आके इस साइड चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपकी ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। और ये वाली इक्वेशन बॉयज किसकी होती है, पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर तो 0,0 है और उसकी रेडियस कितनी है, ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट। इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलती तो क्या हो जाता, इलिप्टिकल। अगर यहाँ पे बी होता ना तो इलिप्टिकल हो जाता, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बनता, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता वो वाला। तो आपको कैसा मोशन, इलिप्टिकल मोशन मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है मैग्नेटिज्म से। क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इससे इस साइड में प्रोपेगेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड में, ओके, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है किसी भी स्पीड से। तो ये बताना है कि आपको ओवरऑल फोर्स किस साइड लगेगा। तो आपको बोला गया है, ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, इनटू द प्लेन, आउट प्लेन, प्लेन के बाहर, मतलब इनटू द प्लेन मतलब कि बोर्ड के अंदर, बोर्ड से बाहर। तीसरा है आपके पास अपोजिट द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे अपोजिट होगा, अपोजिट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। और अलोंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी के साइड में, ठीक है। तो देखो पता होना चाहिए आपको कि मैग्नेटिज्म में फोर्स क्या होता है। एफ आपका जो मैग्नेटिज्म में होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लिए सो लगा हो तो सीधी सी बात है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है आपके पास, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव इस साइड कर रहे हैं। देखो फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी और बी। अब वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि हम वी की तरफ हाथ रखें और बी की तरफ घुमाएं तो जो ओवरऑल डायरेक्शन आएगी अपनी थंब की, अपन यूज कौन सा करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है ना। तो मैंने तो रख दिया इसकी तरफ
V की तरफ तो रख दिया, V क्रॉस B तो करना है मेरे को, तो V की तरफ रखूंगा पहले हाथ को और B की तरफ घुमाऊंगा। B साइड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मतलब कि B, तो B साइड है तो इस साइड रख के B घुमा दूंगा ऐसे, तो किस में आए, इनटू द प्लेन ही आया, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन। अगर ये ऐसे हो जाता तो क्या आता, इस डायरेक्शन में ऐसे रखते नीचे की तरफ और उस साइड घुमाते तो आउट द प्लेन हो जाता, ये इसकी डायरेक्शन में आ जाता तो कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि V क्रॉस B मतलब VB साइन थीटा होता है, ठीक है, VB साइन थीटा। अब ये BB साइड और इलेक्ट्रॉन की मोशन भी साइड, तो एंगल कितना हो गया उनके बीच में, 0, तो साइन 0 मतलब 0, तो फोर्स कितना लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम। ओके, एक वायर का रेजिस्टेंस है, एक वायर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस दे दिया आपको 10 ओम रेजिस्टेंस इसका। और ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि उस वायर को मैंने 10 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, वायर 10 टाइम्स स्ट्रेच्ड, 10 टाइम्स उस वायर को मैंने स्ट्रेच्ड कर दिया। स्ट्रेच करने के बाद पूछ रहा है उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या है उस वायर का। देखो सीधी सी बात है भाई, अगर रेजिस्टेंस है तो रो L बाई ए यूज करेंगे आप। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, सुनो, आप पढ़ते हो V इक्वल टू आई आर पढ़ते हो, Q इक्वल टू सी वी भी पढ़ते हो, ये फॉर्मूले डेरिवेशन से पहले आप ये चीजें पढ़ते हो कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब कि करंट किसी कंडक्टर से जाएगा तो जो पोटेंशियल होगा, अगर किसी दो पॉइंट के, किसी वायर के दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा करंट होगा, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसी तरीके से क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो चार्ज स्टोर होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वोल्टेज कितनी है, या कितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। उसके बाद ही तो आप इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C लगाते हो, इसी को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लगाते हो। भैया जी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, C कभी भी Q पे डिपेंड नहीं करता, ना V पे डिपेंड करता है, R कभी भी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता है कभी भी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये चेंज होते हैं, R इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और C जो चीज होता है, C होता है आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन A अपॉन में D, किसी भी कंडक्टर का एरिया और इसके उसकी विड्थ के बराबर होता है, विड्थ में अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, ये इनके बेसिस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, ये अपने अलग तरीके से चेंज होते हैं। ओके, चलिए तो आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई थी। R इक्वल टू रो L बाई होता है। अब देखो अगर मैं इसको खोल एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या होगा, इतना ज्यादा एक्सपेंड करूंगा इसको, मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो क्या होगा, लेंथ तो बढ़ेगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घटेगा। वायर होती है, ये आपकी वायर होगी, मान लेता हूं आपकी ये वायर, जो एरिया यहाँ पे यूज करते हैं ये इस वायर का एरिया यूज नहीं करते, हेयर विल बी यूज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि आगे वाला सर्कुलर पार्ट। ओके, एक बात तो है, अगर वायर वो की वो है, लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट वॉल्यूम नेवर बी चेंज। अगर वही वायर लेके चल रहे हो आप तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, वॉल्यूम तो वैसा का वैसा ही रहेगा कि हाँ भाई लेंथ बढ़ जाएगी एरिया कम हो जाएगा, लेंथ घट जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो वायर वही रहेगी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। देखो अब लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रो है, एल यहाँ पे है और ए है, इस लेंथ को मैं ए से एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू एल क्या हो गया, एरिया अगर लेंथ हो गया तो क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एल क्या हो गया आपको, एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका एल स्क्वायर, कितने टाइम्स स्ट्रेच किया 10 टाइम्स, तो कितने टाइम्स रेजिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ेगा, 100 टाइम्स बढ़ेगा, और कितना था पहले 10, तो 10 का 100 टाइम्स कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 ओम न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको। इसी तरीके से बात करते हैं ना कि 10 ओम रेजिस्टेंस और एरिया 10 टाइम्स कर दिया, एरिया 10 टाइम्स कर दिया उसका,
तो 10 टाइम्स एरिया करेंगे तो देखो उसका कैसे तरीके से सोल्व होगा ये। इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी नहीं, इसको ए से कर देता हूं और ऊपर भी ए से कर देता हूं। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, और ये आर था तो आर किसके हो गया सॉल्यूशन, रो वॉल्यूम अपॉन में ए स्क्वायर, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया 1 अपॉन, तो क्या होगा 1 अपॉन 100 टाइम्स हो जाएगा, तो 10 का 100 कितना टाइम्स कितना होगा, डिवाइड कर दूंगा 1/10 मतलब कि 0.1 आंसर हो जाएगा। अगर एरिया टाइम्स करते तो 0.1 ओम, और आपको क्या गया है, लेंथ क्या है ना 1 टाइम स्ट्रेच क्या, तो 1000 हो जाए, सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, पेंडुलम से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। क्या कहा गया कि पेंडुलम बीट्स फास्टर देन ए स्टैंडर्ड पेंडुलम। ये पेंडुलम बीट बीट्स फास्टर देन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से ज्यादा फास्टर बीट कर रहा हूं, ठीक है, कह रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है कि उसकी बीटिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए, वो की पहले वाली लेके आने के लिए, या उसकी बीटिंग को नॉर्मल करने के लिए सिंपल पेंडुलम की तरह बीट करे, तो क्या करें, लेंथ बढ़ाएं घटाएं, लेंथ के ऊपर कमेंट है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। टाइम बीट मतलब कि भाई कितनी मिनट में कितनी बार वो इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो टी क्या होता है आपको, अंडर रूट 2 पाई हो गया, अंडर रूट एल बाई जी होता है आपका। अब एल जी कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, और जी की वैल्यू 10 होती है, 2 पाई भी कॉन्स्टेंट, तो टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर रूट एल की। अब टाइम ऑफ बीट्स आपको घटाना होगा तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज टी और एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये आपको घटाना है तो ये भी घटाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, जब क्या हो जाएगा आपका सिंपल पेंडुलम की तरह, वो एक पेंडुलम जो बीट ज्यादा कर रहा था वो सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा आपको रिड्यूस, इंक्रीज, या और भी मिल जाएगा ऐसे छोटे मोटे कुछ ऑप्शन। ठीक है, ओके, ये आपके पास 8 क्वेश्चन था ऐसे पेंडुलम से। फॉर्मूले तो आपको लगभग याद ही होने चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाँ, ये जो मैंने बोला था कि पेयर्स वाले आएंगे क्वेश्चन, क्या कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पहला तो ऑप्शन दे दिया गया, इसकी डायमेंशन मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला किसका सेम नहीं है। ठीक है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, नेक्स्ट है आपका तीसरा फोकल लेंथ एंड हाइट, मतलब, और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी नहीं हो तो ना ही हो, फिर एनर्जी दोनों है ये तो सेम मिलेंगी, फोकल लेंथ मतलब लेंथ, ये भी हाइट मतलब कि लेंथ, ये भी सेम ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों सेम मिलेंगे। दिक्कत आती है ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मतलब कि M(L)-3 यही होगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला इसका तो। ठीक है, इसका क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर ले लो यहाँ पे, या कोई भी मतलब कि दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन करना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ग्लास इन एयर, डेंसिटी ऑफ ग्लास इन वाटर, ऐसे कोई भी मतलब कि कुछ भी दो डेंसिटी का आपको करना हो ना, कंपेयर करना हो, तो आपको जो ग्रेविटी होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपका इसका तो डेंसिटी से डेंसिटी कट ही है, वो भी डेंसिटी आएगी, तो इसके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है,
एक डायमेंशनलेस पार्टिकल, पर इसकी होती है, तो इन दोनों की सेम नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10th क्वेश्चन लास्ट आपके लिए। ओके, 10th क्वेश्चन आपके पास है, बॉडी इन मूव्स। चलो ये मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखो, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द फेज डिफरेंस, भाई बहुत अटकाता है ये वाला क्वेश्चन, देन द फेज डिफरेंस लोगों को पता नहीं होता, बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्या होगा? 60, 45, 90, 180 क्या होगा? देखो SHM है, तो SHM की जनरल इक्वेशन तो सभी को पता होना चाहिए। SHM की जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू क्या होता है आपका? a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव यहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस होता क्या है कि ज्योमेट्रिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफिकली एक दूसरे से किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि मान लेता हूं, सिंपल मोशन था आपका, SHM था, वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ऐसे ग्राफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ग्राफ हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल के साथ सबस्टेंड है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कितने एंगल के साथ सबस्टेंड है, वो आपका क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आता है आपका? वेलोसिटी आती है, ये क्या आएगी? ए ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट आता होगा ए, इसका क्या होगा? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये ओमेगा टी क्या आएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? डिवाइड बाई ए ओमेगा, कोस का क्या होगा? दोबारा साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये